आर्यवाद संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने में एक वीडियो पेश करना चाह रहा हूं और उसमें अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइबर करें और शेयर करें और उसमें ज़्यादा कमेंटमेंट लिखें। कमेंटमेंट लिखने से क्या होता है, उसको अगला वीडियो बनाने के लिए मदद मिलती है। तो सबसे पहले ये इसी महीने 16 तारीख को जो देहरादून के जेपी प्लाजा में हमारा मीटिंग हुई थी ये मीटिंग आरेवा और आरएसवा की जॉइंट मीटिंग थी, जिसको नाम दिया गया था आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन की बैठक थी ये। तो इसमें जो खास करके हमारे देहरादून में आरेवा और आरएसआ का गतिरोध बना हुआ था, आपस में तालमेल नहीं मिल रहा था, इसको ठीक करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। और इसमें खास करके मैं सबसे पहले जो हमारे सूबेदार बलबीर साहब हैं, जो आरेवा के वर्तमान में अपशूटिंग अध्यक्ष कर रहे हैं, तो अभी चुनाव नहीं हुआ इसलिए हमने उनको अपशूटिंग अध्यक्ष के तौर पर काम करने के लिए आग्रह किया है। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो इसमें मध्यस्थता की बीच में और दोनों पक्षों को एक करके मीटिंग करने के लिए बुलाया। और ख़ास करके हमारे जो उत्तराखंड के सर्वोच्च कमांडर हैं, कमांडेंट नेगी साहब, उनसे भी बात करी उन्होंने और उसके अलावा औरों से भी बात की। दोनों पक्षों को एक साथ इस 16 तारीख को मीटिंग हुई और उसमें बहुत अच्छा रहा। जो हमारे बीच का गतिरोध था, तो आरेवा मैं आरएसआ ये बोलने वाले जो शब्द थे, ये सब समाप्त करके तो इसमें खास करके जो हमारा आपसी तालमेल है, अब एक साथ मीटिंग होगी और एक साथ सभी कामों को एक बल मिलेगा। तो आर्यवा भी आरएसआ का साथ देगा और आरएसआ भी आर्यवा का साथ देगा। हमें किसी बाहरी ताकत को ला करके हमारे बीच में काम करने के लिए खड़ा नहीं करना रहना पड़ेगा, न किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब इसमें खास करके जो कमांडेंट नेगी साहब हैं, ये बहुत अच्छे वक्ता और अच्छे विचारों वाले अधिकारी हैं और इन्होंने आर्यवा को खास करके खड़ा करने में बहुत अपनी उत्तराखंड के आर्यवा को खड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और आज भी हम उनसे आशा करते हैं कि वो आगे भी योगदान देंगे। अब उनका खास करके कहना कुछ पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूँगा आप लोगों को। उन पॉइंटों पर जो बात हुई वहाँ पर उनका कहना था कि मैंने बहुत आर्यवा के लिए बहुत काम किया, खुद गाड़ी ले जा करके मैं दिल्ली जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन हुआ वहाँ भी मैंने भाग लिया और उसके अलावा जहाँ भी आर्यवा आसाम राइफल की बातें आई और मैंने वहाँ बढ़ चढ़कर अपना वक्तव्य दिया और सारी बातें करी। लेकिन कुछ गलतियों के कारण जो कि मुझे संगठन से भी अलग होना पड़ा और काम करने में मेरी जो थी रुचि भी थोड़ा कम हुई है। तो इसलिए उनका कहना था कि भाई ये इकट्ठा हो जाओ और खास करके आर्यवा और आरएसआ के बीच जो गतिरोध हुआ है इसको उन्होंने खत्म कराया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा उनका कहना था कि जो आर्यवा का अध्यक्ष का पद है, जो यादव साहब के स्वर्गवास के उपरांत ये कोई उस पर आया नहीं, कम से कम 1 साल का समय होने जा रहा है, तो उसमें जो है अफसर को ही रखा जाए। तो बाद में मैंने कई लोगों से इस संबंध में बात किया। बात करने के लिए जो भी है, अगर हम किसी अफसर को रखते हैं, वैसे लोग वॉलंटियर नहीं हो रहे हैं जो भी अधिकारी हैं, लेकिन अगर कोई वॉलंटियर नहीं होते हैं, अगर किसी को ज़बरदस्ती रखा जाता है तो फिर उसमें चुनाव होगा। उसमें अपनी तरफ से जो भी कैंडिडेट होंगे उनको खड़ा किया जाएगा
और उनको खड़ा करने के उपरांत चुनाव होगा, उसमें जो जीतेगा वही वहां पर रहेगा। ये उन्होंने नहीं कहा था, ये हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर अधिकारी रखोगे तो बहुत बढ़िया होगा, अच्छे ढंग से अधिकारियों के साथ भी तालमेल रहेगा और आगे भी जो भी होगा इसमें लोग तालमेल मिलाते रहेंगे। मैं खास करके उसमें एक चीज कहना चाहूंगा, ये अपनी तरफ से मैं वो नहीं कर रहा हूं, किसी ने बोला नहीं है मेरे को, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत मैं अपनी तरफ से ये बात रखना चाह रहा हूं। जहां तक मेरा संभव मेरा विचार है उसमें ये है कि खास करके जो आरएवा में आसाम राइफल के अधिकारी साहब लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, उसका एक ही मतलब है, वो क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे हैं वो। और दूसरा जो क्लर्क डिपार्टमेंट है हमारा, ये कभी नहीं चाहते हैं कि आसाम राइफल जो है आरएवा के साथ मिलकर के एमओडी की पैरवी करे, वो एमओडी में जाना नहीं चाहते हैं। ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये चीज को मैंने देखा हूं, जब किरणपाल के समय में ये सब चीजें चल रही थी और इसमें भी कई लोगों का बड़ा योगदान था। मैं आगे नहीं बोलूंगा इस चीज को, तो यहीं पर समझने के लिए इतना ही काफी है। तो उसके अलावा ये बैठक, यहीं पर बैठक का समापन हुआ, बहुत अच्छा ढंग से बैठक का समापन हुआ। और मैं खास करके जो आरएसआ के सचिव हैं अशोक नेगी साहब, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसने अपना गतिरोध जो था, हम दोनों के बीच में खास करके गतिरोध था, इसको समाप्त करने में जो भी लोगों ने पहल की उसका समर्थन किया और उसके लिए वो आगे आए, और उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अब अगला पॉइंट है मेरा, ये सभी के लिए सार्वजनिक है। जो कल या परसों नायर साहब ने एक वीडियो निकाला था, उसमें कहा है कि 113 असम जो है बने हुए हैं, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगर 113 असम बने हैं तो इसमें जो 2003 की रिवाइज पी थी, इसमें बहुत सारा जो गड़बड़ किया है। तो इसकी सिर्फ नीचे जिस क्लर्क ने या जिस क्लर्क ने, किसी वहीदेदार ने, कि जिस स्टाफ ने ये पी बनाया है, वो उनकी गलती नहीं थी, उसकी गलती नहीं थी। ये ऊपर से नीचे तक इसमें कई ऐसे हथगंडे हैं जो कि बिगर एक क्लर्क के कहने से ये चीज हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? जब भी ये पी रिवाइज के लिए सॉरी ये चीजें बनती हैं, पुरानी पी जो होती है उसको भी उसमें दर्शाया जाता है, और जो नया रिवाइज भी होनी है उसको ही उसमें दर्शाया जाता है। उसके बाद में उसमें देखा जाता है कि नया पी में क्या था और उसमें पुरानी पी में क्या था और नया पी में क्या अमेंडमेंट किया गया, क्या बदलाव किया गया है। तो उसमें खास करके ये लंबी चेन है, और इसकी जो नायर साहब ने बात रखी है, बात कहा है कि इसका जांच होना चाहिए और इसका जांच होना चाहिए, और उनको जो जो लोगों ने इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें हाथ है उनका, जिन्होंने इसमें सिग्नेचर किया है, उन सबकी जांच होनी चाहिए कि इसमें क्यों उन्होंने इतना इंटरेस्ट दिखाया, ये सब करने में, इतनी बड़ी जनता का शोषण करके, इतनी बड़ी जनता का गला काट के, इतनी बड़ी जनता का प्रमोशन का हक मार करके किसी एक पक्ष को अगर ये सब दिया है तो क्यों दिया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और उसमें सामने जो आएगा, ये दूध का दूध और पानी का पानी वहां पर होना चाहिए। अब रही बात, कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो एमएचए बनाता है, ये सब रिवाइज भी कभी नहीं बनाता है एमएचए। जो भी यहाँ से बनता है उसकी पी बनती है, पी का पूरा परफॉर्मा बनता है, उसका जो भी ढांचा बना के यहाँ से पेपर वर्क करके भेजते हैं, उसमें बहुत ऊंचे लेवल तक सिग्नेचर होते हैं, और उसके बाद में वो सिग्नेचर होने के बाद एमएचए में जाता है, और एमएचए उसको जो होता है उसको सिर्फ अप्रूवल देता है, बाकी सारी कागजी कार्रवाई इसकी हमारे महानिदेशालय दफ्तर में ही होता है ये। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो उन्होंने कर दिया, वहाँ कोई नहीं करता है, वहाँ पर आईपीएस अफसर बैठे हैं, उनका जो भी काम होता है वो सिर्फ उसको अप्रूवल कराना होता है, वो कुछ नहीं बनाते। ये पी बनाने और ये सब डीपीसी बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं वो।
और इसकी जांच होनी चाहिए। और बाकी मैं जितने भी लोग इसमें खास करके सैपर सिग्नल मेडिकल जीडी के जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सब इकट्ठे हो जाओ। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, अगर बंट गए तो कट गए, ठीक है। ये हमारे आपस का जो 4 पे कमीशन के बाद में जो हमारे बीच में मतभेद उभरे थे और जो हमारे आपस में तनातनी हुई थी, एक दूसरे से टूट गए थे, एक दूसरे से छूट गए थे, एक दूसरे से बिछड़ गए थे, इसी का परिणाम आज हमें सबको जो ऑन सेवारत हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। और मैं पलटनों में भी सभी सुबेदार मेजर साहब लोगों से और सभी जेसीओ साहिबानों से, अंशियों से, सभी को कहना चाहता हूं कि ये अपने लेवल में भी आप इस मैट को उठाइए और इसके लिए बड़े ऊपर किसी उच्च अधिकारी के जांच कमेटी बना करके जांच की मांग कीजिए आप लोग। ये गड़बड़ हुआ है, बहुत गड़बड़ हुआ है इसमें। और ज़्यादा न कहकर अंत में मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर करें और इसमें कमेंट में लिखें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए हमें आप क्या चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं उससे हमें मदद मिलती है। ज़्यादा न कहकर यहीं पर जय आर्यवा, जय आसाम राइफल, जय हिंद।